Start in 1 minute. Am I audible? Is my screen visible, guys? Yes, sir. Okay, ठीक है. Now, I guess last lecture में completed Article 25 and 26. So today we are going to start with Article 27. अब Article 27 actually में है क्या? First of all, you should know कि it relates with tax. मान लो आप लोगों को एक टाइम था when there was मुगल रूल और उस मुगल रूल में देयर वाज औरंगजेब का रूल. ठीक है. तो जब औरंगजेब वाज रूलिंग इंडिया तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा पता है कि स्टेट जो था वो एक थियोक्रेटिक स्टेट था. थियोक्रेसी स्टेट था. थियोक्रेसी स्टेट का मतलब होता है जब स्टेट का एक रिलीजन हो. उस टाइम पे स्टेट का रिलीजन था इस्लाम. इसलिए मैंने बोला कि वो स्टेट एक थियोक्रेसी का स्टेट था. इसीलिए औरंगजेब ने एक टैक्स लगाया था जिसको जजिया टैक्स बोलते हैं. ये जजिया टैक्स जो है नॉन हिंदूज पे मतलब नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, सॉरी. लेकिन क्या ये सेम टैक्स, ये जो टैक्स है जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स पे लगता था. आज ऐसा कोई भी टैक्स स्टेट नहीं लगा सकता है क्योंकि आज हम लोग थियोक्रेसी नहीं है. टुडे वी आर व्हाट इज फेमसली नोन एज रिपब्लिक. तो आज ऐसा कोई भी टैक्स स्टेट नहीं लगा सकता कोई पर्टिकुलर रिलीजन पे क्योंकि हम क्या है, रिपब्लिक. दिस इजंट डन. दिस इजंट डन. आर्टिकल 27 आपको यही बोलता है कि स्टेट जो है कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन पे, देखो स्टेट है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता. मान लो हमारा स्टेट को अगर वो ये बोल दे कि हिंदू स्टेट हो गया है, अगर ये हिंदू स्टेट हो गया है तो मतलब मुस्लिम्स पे रिलीजियस टैक्स लगेगा. ये अलाउड नहीं है क्योंकि इस टैक्स से आने वाला पैसा स्टेट यूज नहीं कर सकता किसी और रिलीजन पे या किसी चीज पे. मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन पे टैक्स नहीं लगेगा या फिर किसी भी टैक्स का पैसा, कोई भी टैक्स का पैसा, मान लो स्टेट इज पुटिंग अ टैक्स और उस टैक्स का पैसा यूज नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए. दिस इज नॉट अलाउड. ठीक है. तो ये पहले होता था, अब नहीं है. इज इट क्लियर? आर्टिकल 27 सीधा सीधा मना करता है. रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर. ओके. प्रीति, पद्मप्रिया, शलता, नगरा, इज इट क्लियर बेटा? Yeah, sir, it is clear. ओके ठीक है. दिस इज आर्टिकल 27. ठीक है. I'll just show you guys in it barracks also once. But hmm. Is my barrack visible, guys? क्या मेरा barrack visible है? Not yet, sir. Okay. Hmm. Is it now? Yes, sir. Okay. If you look at Article 27, it is clearly that freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any tax, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of taxes for the promotion or maintenance of particular religion or religious domination. मतलब स्टेट जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उस टैक्स का पैसा स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन पे नहीं लगा सकता. स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रपोर्शन पे नहीं लगा सकता. दिस इज नॉट अलाउड. जजिया टैक्स ऐसा ही था. जजिया टैक्स जो औरंग के टाइम पे लगता था, इट वाज बेसिकली अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स. वो टैक्स का पैसा स्टेट यूज करता था. ठीक है. तो वो अलाउड नहीं है. वो मुस्लिम
के टाइम पे, मतलब जब स्टेट वाज थियोक्रेटिक तब था, अब नहीं है। आई होप यू गाइस गॉट द डिफरेंस, क्योंकि आज हम एक रिपब्लिक है, इट इज नॉट अलाउड। तो एक्चुअली अभी एक केस इसमें हुआ था, हम उस केस को देखते हैं। एक, यू गाइस आर अवेयर ऑफ, आई गेस मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? इज माय स्क्रीन विजिबल? Some ओके, ठीक है, बढ़िया। हज जो होता है ना, द एनुअल पिलग्रिमेज ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, उसमें होता है। हज की गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती थी पहले। तो हज सब्सिडी देती थी, तो एक प्रफुल्ल गरोड़िया करके लॉयर थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया था। प्रफुल्ल गरोड़िया ने, पहले यूनियन ये हज सब्सिडी देता था, तो प्रफुल्ल गरोड़िया ने चैलेंज कर दिया था कि सर देखो, ये क्या हो रहा है, टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा हज की सब्सिडी में दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 27 मना कर रहा है। तो प्रफुल्ल गरोड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में द हज सब्सिडी वाज चैलेंज्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति वेल, सुप्रीम कोर्ट सेड कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली, मैं इस जजमेंट को भी एम्बिजियस मानता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसको अलाउ किया था हज सब्सिडी को। सुप्रीम कोर्ट सेड कि हज सब्सिडी इज ओके, क्यों पता है? उन्होंने बोला कि सब्सटैंशियल पोर्शन नहीं है ये। आर्टिकल 27 सब्सटैंशियल पोर्शन की बात करता है, उन्होंने बोला। मतलब आप इतना, आप अगर पूरा 100 रुपया टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें से 51 रुपीज या 50 रुपीज दे रहे हो, तो उसको सब्सटैंशियल पोर्शन बोलोगे। वो नहीं है ये। दे रहे थे हज सब्सिडी में कुछ, मान लो 100 रुपया कलेक्ट किया तो 20 रुपया, तो दैट इज अलाउड। इस बेसिस पे हज सब्सिडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। बट टू बी ट्रूली सेइंग, आर्टिकल 27 में कहाँ पे ऐसा लिखा है कि सब्सटैंशियल पोर्शन होना चाहिए? उसमें सिंपल लिखा है कि नहीं देना है। तो इसलिए मैं ये जजमेंट को थोड़ा एम्बिजियस मानता हूँ। इट इज लाइक माय टीचर आल्सो यूज्ड टू से, एंड आई आल्सो फील दैट। तो ये वाली चीज है। लेकिन फिर क्या हुआ? हज सब्सिडी कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, व्हेन बीजेपी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, उन्होंने ये सब्सिडी हटा दिया। तो नाउ इट इज अलाइंड, कोई उसमें हिनेस वाली बात नहीं है। बट ठीक है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विड्रू इट। मोदी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया ये हज सब्सिडी फ्रॉम 2018। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 2018 से अब हज सब्सिडी नहीं मिलती है। तो केस कुछ भी हो, लेकिन इट इज डन एंड डस्टेड नाउ। ठीक है। स्टेट का काम क्या है? स्टेट सपोर्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली। स्टेट किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं दिखाएगा, नाइदर मुस्लिम, नाइदर हिंदू, नाइदर क्रिस्ट, जैन, सिक्सन, कुछ नहीं। क्या ये केस समझ में आया? प्रफुल्ल गरोड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एवरीवन रेज योर हैंड्स अगर समझ में आए तो, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, कॉपी कर लो बस जल्दी से। हम्म, ठीक है, अगर हो गया है तो आगे चलें। इफ इट इज डन, रेज योर हैंड्स। और हो गया तो रेज योर हैंड्स सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, ठीक है। तो दिस वाज आर्टिकल 27 फॉर यू। नाउ वी आर मूविंग टू आर्टिकल 28। ठीक है। अब आर्टिकल 28 है क्या, वो चीज समझते हैं। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 में बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अब मान लो, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो आप लोग हो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं हूँ, मैं स्टेट हूँ। मैं एज अ स्टेट ना, मैं रिलीजन एक्स को बहुत मानता हूँ। आई लव रिलीजन एक्स। और बहुत सारे रिलीजन होंगे, ए बी सी डी ई एफ एंड सो, लेकिन मैं एक्स रिलीजन को मानता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देखो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि 25, मैं प्रमोट नहीं कर सकता ना एक्स रिलीजन को, क्योंकि 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ये सब मेरे को रोक देंगे। तो मेरे को एक मस्त आइडिया आया। मैं क्या करूंगा? मैं बच्चों को बचपन से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दूंगा। एक बच्चा जो होता है, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक स्कूल में रहता है, फिर घर पे जाके होमवर्क होमवर्क करता है। तो मैं क्या करूंगा, स्कूल में ही उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता हूँ। अब उधर भी रहेगा वो, कम से कम 18 ईयर्स तो स्कूल में रहेगा, जो भी 12-13 साल रहते हैं। उसके बाद भी कुछ 3 साल रहेगा, कॉलेज वॉलेज जाएगा। मान लो मैं स्टेट होने की वजह से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अब क्या होगा? आफ्टर दिस 21 ईयर्स, वो बच्चे को ऑटोमेटिकली रिलीजन एक्स के लिए फेवरिज्म आ जाएगा ना? आ जाएगा कि नहीं?
मैं रिलीजियस एक्स के बारे में ही बताया, आ जाएगा कि नहीं? रेज हैंड्स। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बचपन से ही दे रहा हूँ पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, रिलीजन एक्स के बारे में, और बच्चा सुन रहा है, तो उसको आ जाएगा पर्टिकुलर एक्स रिलीजन पे प्यार। ठीक है। तो बाबा साहेब वॉज अवेयर ऑफ दिस। बाबा साहेब को पता था कि स्टेट ऐसा कुछ कर सकता है। बाबा साहेब बीइंग ब्रिलियंट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया आर्टिकल 28। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस worship in certain educational institution, कि आपको अलाउड है, आप देना चाहो तो। लेकिन कैसा है, अब इसमें क्लासिफिकेशन मिल गया थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, एक मिनट। अब बाबा साहेब ने इसमें स्टेट्स को एक्चुअली थोड़ा क्लासिफाई कर दिया कि आप कैसे क्या कर सकते हो, वो देखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाबा साहब ने बोला देखो, कुछ टाइप की स्टेट्स होती है, मतलब इंस्टीट्यूशन होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। एक तो हो सकती है 100% स्टेट ओन्ड, मतलब स्टेट ने ही बनाया और स्टेट ही उसका सब देख रहे हैं। उसके अपार्ट कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो सकते हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, मतलब रिलीजन्स ने बनाया है, जैसे कि मदरसाज हो गए हमारे, हमारे वो डीएवी स्कूल्स हो गए, हमारे कॉन्वेंट स्कूल हो गए, तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने बनाया हुआ है। उसके अपार्ट कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, और एक को बोलते हो स्टेट फंडेड। ठीक है। तो अब कैसा है पता है क्या, ये वाले में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं दे सकते। इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड, दे ही नहीं सकते। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड। जब दे नहीं सकते तो बंसन सीखेगा क्या? ठीक है। ये वाले में स्टेट रिकॉग्नाइज्ड वाले में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, मतलब इसमें यू कैन गिव, और स्टेट फंडेड वाले में भी यू कैन गिव। ये दोनों में आपको अलाउड है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि बच्चा अटेंड करे। नॉट मैंडेटरी, बच्चे के चॉइस पे है, उसको अटेंड करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसने बनाया है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, और यहाँ पे, ये दोनों जगह पे याद रखना, नॉट मैंडेटरी है। मतलब अरे इसको रॉन्ग क्यों कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पे भी नॉट मैंडेटरी और यहाँ पे भी नॉट मैंडेटरी। अब उसके अपार्ट जहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का है, मान लो तुमने अगर कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन किया है, तो तुमको अगर बाइबल पढ़ाएंगे तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने डीएवी स्कूल ज्वाइन किया है तो मेरे को संस्कृत पढ़ाएंगे तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने मदरसा ज्वाइन किया है तो मेरे को जो अपनी कुरान की वर्सेस वगैरह कुछ होती है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मतलब मुझे सीखनी पड़ेगी वहां के। दिस इज मैंडेटरी टू फॉलो। ऐसे चार तरह के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाबा साहब ने आर्टिकल 28 में लिख दिया है। पहला वाला स्टेट ओन, जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते, जो 100% स्टेट ओन्ड है। दूसरा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और स्टेट फंडेड है, यहाँ पे दे सकते हो, और मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना, मतलब वो अगर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स पे होगा कि करना है कि नहीं, अगर एडल्ट है तो बच्चे पे कि करना है कि नहीं। लेकिन अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल मदरसाज, ये सब, तो वहां पे दिया भी जाएगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और मैंडेटरी भी है फॉलो करना। क्या ये चीजें सबको समझ में आई? इज इट क्लियर? Is it clear? Raise your hands once if it is clear. Okay, इक्का को समझा, मधुरा, पद्मप्रिया, प्रीति, सर, शलाका। हम्म। मैंने एक क्वेश्चन भेजा आपको, आप बता सकते हैं उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज इन दिस पार्ट आई वाज कंफ्यूज। Just a minute. सेम यही See. Consider following educational institutions in India. Institutions wholly maintained out of state funds. Okay. Institution administered by state but established under an endowment trust. Institution receiving aid from state. In how many of the above educational institutions the Constitution of India explicitly prohibits providing religious instruction? Right.
अब बताओ तुम किस में करेगा गैस। ये जो किया है हमने उससे कौन बता पाएगा। आई जस्ट शेयर, कैसे इस पे शेयर करते हैं, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। इजी है। अपने ग्रुप पे मैं ये क्वेश्चन भेज रहा हूँ, जस्ट जो हमने अभी किया ना उसके बेसिस पे मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा गाइस। इजी है। इस क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ पहले तो। कंसिडर द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो पूरा स्टेट फंड से है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एंडोमेंट और ट्रस्ट, मतलब वही रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया हुआ। और तीसरा, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। ये तीनों में से कौन से वाले में टोटली मना है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। प्रीति को पता है आंसर। किसको किसको पता है? मधुरा, ओके। जिन जिनको पता है एक बार रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओनली वन करेक्ट। मधुरा और प्रीति आप लोग क्या बोलते हो? ओनली वन। Yeah, sir, only one. सारे। पद्म प्रिया, आप क्या बोलते हो? ओनली वन। प्रीति यू आल्सो ओनली वन। शलाका, डिड यू गॉट इट? शलाका, समझा आपको? यस, तो मैं पहले कंफ्यूज थी बट अभी हो गया था। समझ गए ना ओनली वन क्यों आया? यस सर, वो जो होली में इंडियन आउट ऑफ वो वाला। ये स्टेट ओन्ड वाला है ना, ये वाली पॉइंट है वो, कि अगर कोई स्टेट ओन्ड है मतलब 100% स्टेट ने किया है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते। स्टेट रिकॉग्नाइज में है, स्टेट फंडेड में भी है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में तो है ही है। इसके लिए सिर्फ ओनली वन। इज इट क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अभी एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस टीचिंग में फर्क होता है। ये ना एक्चुअली एक केस था हमारा, एक बार ये चैलेंज हो गया था, उसमें ये बताया था। द केस नेम वाज अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि देखो भाई साहब, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस एडुकेशन या फिर स्टडी ऑफ रिलीजन, उसमें फर्क होता है। रिलीजियस एडुकेशन या फिर आप उसको स्टडी ऑफ रिलीजन बोलो, ये दोनों में फर्क है। पता है क्या? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में, सॉरी, मैं क्या बोलूंगा कि आपको मंत्र कैसे पढ़े जाते हैं, कस्टम कैसे होते हैं, रिचुअल्स कैसे होते हैं, मैं ये सब चीजें सिखाऊंगा कि आप मंत्र कैसे पढ़ोगे वगैरह। बट व्हेन आई गिव यू स्टडी ऑफ रिलीजियस या रिलीजियस एजुकेशन या फिर रिलीजियस टीचिंग बोलो, जब मैं रिलीजियस टीचिंग दूंगा तो मैं आपको लेसन्स दूंगा ना, कि राम जी ने क्या बोला था, गुरु ने क्या बोला था, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या बोला था, लेसन्स ऑफ राम, प्रॉफिट, या फिर गुरुज ने क्या बोला था। जब मैं ये चीज दूंगा तो रिलीजियस टीचिंग इज नाइस थिंग, कि तुम बता सकते हो ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलग हो जाता है और रिलीजियस टीचिंग अलग हो जाती है। तो वो फर्क याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, रिलीजियस टीचिंग जो होती है वो तुम हर रिलीजन की अच्छी बातें बताते हो उसमें, और वो तो सबको सीखनी चाहिए, उसमें क्या गलत बात है। ठीक है, ये सबको क्लियर है, समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस टीचिंग या स्टडी ऑफ रिलीजन का फर्क क्लियर है? केस का नाम याद रखना खासकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। दिस वाज डन। हमने सबरीमाला केस किया था क्या गाइस? हाँ सर, यस किया सर। था। ओके, कर दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स नहीं किया है ना अभी तक? आर्टिकल नहीं, 29 एंड 30। ओके नहीं ठीक है, सर, किया था। बहुत बढ़िया। ठीक है, आई गेस यहाँ तक आप लोग ठीक हो। अभी 27 रिलीजियस राइट्स सारे समझ में आ गए सबको? रेज योर हैंड्स एक बार, रिलीजियस राइट्स क्लियर है तो। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ, अब ये हमारे रिलीजियस राइट्स तो हो गए। नाउ वी आर मूविंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो अब हम कर रहे हैं ये है बेसिकली हमारे कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स।
आप लोग को याद ही होगा आर्टिकल 29 एंड 30। देखो ये क्यों आया। आप मेरे को एक क्वेश्चन में आपको पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ, ये फ्रीबी कल्चर है ना, जो फ्री बेस जिसको बोलते हैं आप, रेवरी कल्चर, क्वेश्चन इज क्या ये चला जाएगा? क्या ये फ्रीबीज कल्चर चला जाएगा? आपको लग रहा है विल इट गो? जो पॉलिटिशियंस करते हैं आजकल फ्रीबी कल्चर, कि आप हमें वोट करो, हम आपको ये देंगे वो देंगे, या फिर उससे पहले ही बंटवाते, क्या लगता है आपको चला जाएगा? रेज योर हैंड्स। क्या शलका? नहीं सर, नहीं जाएगा। नो इट वोंट गो, क्योंकि ये फॉर्मूला सक्सेसफुल है। दिस फॉर्मूला इज अ सक्सेसफुल फॉर्मूला, ये नहीं जाने वाला। दिस फॉर्मूला इज अ वेरी सक्सेसफुल फॉर्मूला। दिस इज नॉट गोना गो, दिस इज गोना स्टे ओवर हियर। इसी तरह एक फॉर्मूला और था जो बहुत चल गया, ठीक है, जिसको जिन्ना सर ने यूज करके पूरी की पूरी, या फिर मुस्लिम लीग ने यूज करके एक पार्टी ही क्रिएट कर दी जिन्ना सर ने पहले तो। दूसरी चीज, ये फॉर्मूला था आपका माइनॉरिटीज वाला। फॉर्मूला यूज करके ब्रिटिशर्स ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया। ये फॉर्मूला की वजह से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यही फॉर्मूला की वजह से एक पूरा देश बन गया पाकिस्तान। अब इसके बाद इंडिया जो है ना, एक्चुअली सही बोलूं, पाकिस्तान के बाद इंडिया वाज नॉट एबल टू इल अफोर्ड एनी अदर बाल्कनाइजेशन। इंडिया रेडी नहीं था। इंडिया नहीं चाहता था कि वापस से और कोई बाल्कनाइजेशन हो जाए, इंडिया के चीजों को प्रॉब्लम हो जाए, या हो जाए कुछ। तुमको ये पता होना चाहिए जस्ट फॉर रेफरेंस कि जब पाकिस्तान बन रहा था ना, तो ब्रिटिशर्स ने सिख्स को भी एक वो दिया था कि तुम भी अलग हो जाओ। लेकिन सिक्स ऑफ दिस country didn't got like separated from the country. They used to believe in motherland. They are in fact believing now also, उसी तरह जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई बहन सब मानते हैं। अब ये बात अलग है कि ये माइनॉरिटी वाला फॉर्मूला आज भी अप्लाई होता है, आज भी चेक करते हैं। तो मैं वही चीज तुमको बोल रहा हूँ, ये सक्सेसफुल फॉर्मूला, ये कहीं जाएगा नहीं। भले ही वो टाइम पे कोई और यूज कर रहा था, अब कोई और यूज कर रहा है। तो इंडिया ये इल अफोर्ड करता था, तो इंडिया नहीं चाहता था कि यार माइनॉरिटीज को कुछ ऐसा फील हो कि हमारे देश में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। इसके लिए एक राइट दिया गया जिसको बोला गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आप इसको पढ़ते हो तो आपको लगता है ये जनरल राइट है, बट एक्चुअली में दिस आर द राइट्स गिवन टू माइनॉरिटीज। दिस आर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। और ये राइट्स देने का एक ही रीजन था कि माइनॉरिटीज को थ्रेटन ना लगे। ये राइट्स फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, और माइनॉरिटीज का जो फियर था वो कम करने के लिए दिया है हमने ये राइट्स, काम देयर फियर। उनको जो डर था, जो फियर दे हैव द फियर ऑफ डोमिनेशन, उसको कम करने के लिए हम लोग ने ये चीज किया, काम देयर फियर ऑफ डोमिनेशन। कि माइनॉरिटीज को भी पता है कि यार नहीं, हमारे साथ इस देश में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने इनको ये राइट दी है, स्पेसिफिकली इट इज कॉल्ड एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आता है ये, ठीक। अब इफ यू सी आर्टिकल 29, तो इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। लेट मी शो यू, देख के करेंगे ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हमने 28 भी नहीं पढ़ा ना, वो भी पढ़ लेते हैं। ये हो गया, ये मेरा बैरेक्ट विजिबल है क्या गाइस? माय बैरेक्ट विजिबल? No, sir. Yeah, now. प्लीज नाउ इट इज, Yeah. ठीक है। ये जो 28 था पहले मैं दिखा देता हूँ। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रूल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली और मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। पहला वाला हमने जो देखा कि स्टेट का बनाया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते।
Nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by state but has been established under endowment or trust which requires the religious instruction shall be imparted. मतलब ये religious recognized हो सकता है या फिर funded हो सकता है या फिर तुम बोलो कि ये religious institutions कोई particular religious institution ने बनाया हुआ educational institution है तो उसकी बात कर रहा है कि वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे चाहे तो दे सकते हैं. No person attending any educational institution recognized by state or receiving aid out of student file shall be required to take part in a religious instruction. वही voluntary है, उनके मन पे अगर स्टेट फंड स्टेट का पैसा दिया हुआ है या स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो होगा, लेकिन वो बच्चे के ऊपर होगा कि उसको अटेंड करना है कि नहीं, जो चीज हमने अभी 28 में तीनों देखी थी. ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ने पे तुमको ऐसा लगता है कि ये जनरल है बट एक्चुअली ये माइनॉरिटीज का राइट है. इफ यू सी यहाँ पे माइनॉरिटीज वर्ड सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया or any part thereof have a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. कहीं माइनॉरिटीज का डिफाइन नहीं है. ये पूरे लाइन में इफ यू सी सिर्फ माइनॉरिटीज का वर्ड एक ही बार किया और कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया व्हाट इज माइनॉरिटीज. इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को जो अभी आ रहा है, कैन हिंदू या फिर हिंदी स्पीकिंग बी अ माइनॉरिटी? माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज क्या आप हिंदू या हिंदू स्पीकिंग को माइनॉरिटी बोलोगे? इतना वो आंसर पता है, रेज योर हैंड्स. ओके, मधुरा, इकरा, ओके, दो जन, यस, सलाका को भी ओके, प्रीति गुड. ठीक है, व्हाट डू यू से मधुरा, क्या हिंदू या हिंदी स्पीकिंग को माइनॉरिटी बोलेंगे? The considering it is not mentioned कि exactly minority क्या है, we can consider them बट in. माइनॉरिटी तो वो होता है ना जो कम नंबर में हो. हिंदूस तो मेजोरिटी में है इंडिया में. बट स्टिल यहाँ पे कहीं पे भी उन लोगों ने डिफाइन नहीं करा है, राइट? उन्होंने कहा है कि सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ. ओके, नाइस. और कोई क्या बोलता है? प्रीति, प्रीति व्हाट वुड यू से, हिंदू माइनॉरिटी है? इकरा, नो सर, बिकॉज आप कुछ नहीं हिंदू बोल. बहुत मेजॉरिटी में है. ओके, आई डोंट थिंक. ओके ठीक है, कोई इशू नहीं. इकरा, Yeah, they are not minorities. ओके. पद्म प्रिया एंड शालाका, व्हाट डू यू गाइस थिंक? No, sir, Hindus are minorities. They are in large numbers. ओके, बराबर. अब ये देखो, सी द वर्ड्स आई एम टेलिंग. आप लोग का नॉर्मल फॉर्मूला माइनॉरिटी का ये होना चाहिए. आप लोग अभी इसको प्लेन रीडिंग पे पढ़ोगे तो बोलोगे नहीं हिंदूज आर डोमिनेंट तो ये माइनॉरिटी नहीं हो सकते, आप ये बोलोगे. बट द फॉर्म ऑफ इशू इज द फंडामेंटल इशू. आई एम टॉकिंग फंडामेंटल इशू है कि आप किसको माइनॉरिटी बोलोगे. आपके हिसाब से माइनॉरिटी कौन है? दिस इज माय क्वेश्चन, हु इज माइनॉरिटी? तो सिंपल आंसर ये होना चाहिए कि माइनॉरिटी इज एनीवन हु इज सब डोमिनेंट, मतलब कम नंबर में हो जो सब डोमिनेंट इन नंबर. अब प्लीज सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इस एक्ट में क्या लिखा है वो नोटिस करो. सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ. दो चीज बोला है मैंने इसमें. पहली चीज तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन, कहाँ पे? टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब पूरा इंडिया, या फिर पार्ट ऑफ इंडिया. वही बोला है ना, रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, मतलब कुछ अलग होना चाहिए उसका. डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन. क्या क्या डिस्टिंक्ट अलग होना चाहिए? लैंग्वेज हो सकता है, स्क्रिप्ट
दिखाने वाली या कल्चर ऑफ इट्स ओन, उनको राइट दिया हुआ है शाल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरे को बताओ, क्या हिंदू माइनॉरिटीज हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सी इट अगेन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in India or part of India having distinct language, script or culture have the right to conserve the same। अब अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो हिंदूज को आप नहीं बोलोगे माइनॉरिटी में, लेकिन यहाँ पे तो पार्ट ऑफ इंडिया भी बोला है, तो कहना है इससे जम्मू एंड कश्मीर में हिंदूज आर इन माइनॉरिटी? कहना है इसे रेज योर हैंड्स। ओके, या इकरा? Yes, sir. ओके, कहना है इससे कि पंजाबी वाले पंजाब में हिंदूज आर इन माइनॉरिटी? आई कैन हिंदी स्पीकिंग, सॉरी हिंदी स्पीकिंग को बोल सकता हूँ मैं पंजाब में, या प्रीति? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? तो ये है माइनॉरिटी का, ये इस बेसिस पे एक्चुअली हम कर सकते हैं कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अब अगर सिंपल मतलब इसमें तो सिर्फ ये बोला है आर्टिकल 29 अलाउ कर रहा है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी कौन है। इसमें सिर्फ आर्टिकल 29 बोल रहा है कि आप अगर ऐसे हो तो आपको राइट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर प्लेन रीडिंग देखूंगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं इंडिया के अंदर या पार्ट ऑफ इंडिया में कोई भी ऐसी कम्युनिटी ग्रुप होगी जिसका अलग भाषा, स्क्रिप्ट, कल्चर है, तो उसको राइट दिया हुआ है। अब आपको अगर कोई पूछेगा कि फिर ठीक है व्हाट इज माइनॉरिटी, तो ये याद रखना सिंपल में माइनॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आपका हु इज माइनॉरिटी क्वेश्चन आया तो याद रखना क्वेश्चन इज हु इज माइनॉरिटी। तुमको प्रोसेस बता दिया मैंने कि कैसे वहां पे तुम उसको रखोगे, हु इज अ माइनॉरिटी, तो तुम रखो हु इज क्लासिफाइड, यही बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, हु इज क्लासिफाइड एज अ माइनॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992। तो माइनॉरिटी डिसाइड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और अगर एक बार किसी को माइनॉरिटी बोल दिया तो उसके पास राइट है कि वो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, और वो बताएगी पूरे इंडिया के लिए या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए जिसमें उसको राइट है कि वो अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर कंजर्व कर पाए। तो आपको पूछा हु इज माइनॉरिटी, तो सिंपल याद रखना जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 में जिसको माइनॉरिटी बोल दे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो माइनॉरिटी है। इज इट क्लियर? या प्रीति, क्लियर है सबको? रेज योर हैंड्स। क्लियर है सबको? ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि हु इज माइनॉरिटी, जिसको पता है रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। ओके, या मधुरा? So minority is a group of people who are classified by the central government under Section 2, Clause C of NCMA 1992. ओके, राइट, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992, उसी को आर्टिकल 29 उसको राइट देता है कि वो बचा सकता है अपने ये सारी चीजों को, मतलब क्या क्या है उसमें, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। ठीक है, ये याद रखना। अब आपको पूछेगा कि कैसी टाइप की माइनॉरिटीज हो सकती है, ये कॉपी कर लिया आई होप आप लोगों ने, ये सब कॉपी किया क्या आप लोगों ने? एक बार रेज योर हैंड्स इफ इट इज कॉपीड। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने कॉपी किया? जिन जिन ने कर लिया रेज कर लो, जिन्होंने नहीं किया कॉपी कर लो। ओके, अलका डन, मधुरा, प्रीति, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रीति हो गया बेटा? हो जाएगा तो रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है, अब क्या है बताइएगा, जस्ट अ मिनट। अब आप लोग को अगर पूछेगा कि माइनॉरिटीज कितने टाइप की है इंडिया में, तो 29 में तो बताया कि भाई ये कर सकता है, ठीक है।
प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड ऑल। आर्टिकल 30 आप खोल के देखोगे तो उसमें दो ही टाइप की माइनॉरिटीज मेंशन की गई है। आर्टिकल 30 सिर्फ दो ही टाइप की माइनॉरिटीज की बात करता है, दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो आपकी माइनॉरिटीज जो इंडिया में है वो दो ही चीजों के बेसिस पे बनती है। दो ही तरह की माइनॉरिटी वी फाइंड इन इंडिया, दैट इज वन इज ऑन रिलीजन एंड वन इज ऑन लैंग्वेज। ये याद रखना। कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 30 में लिखा है। लेट मी शो यू। आई होप मेरा बैलेट इज विजिबल टू एवरीवन। देखो, आर्टिकल 29 तो उसको बोल रहा है सीधे सीधे भाई कि तुमको राइट है कि तुम अपना अपना बना के प्रिजर्व कर सकते हो। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो कौन से टाइप की माइनॉरिटीज है? सिर्फ दो, रिलीजन या लैंग्वेज। शाल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब कोई माइनॉरिटी है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना के कर सकता है, अपना देख सकता है। अब ये लाइन देखो, ये लाइन देख के क्या लग रहा है? एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब अगर उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है तो वो बना सकता है और रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके एक था, उन्होंने सोचा कि मैं हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ तो मैं अपना सब मैंने खुद से मैनेज कर सकता हूँ। इस ग्रुप का नाम था टीएम पाई। ये एक्चुअली स्कूल्स रन करते थे माइनॉरिटी के। टीएम पाई फाउंडेशंस। ठीक है, ये मणिपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के थे। इन लोग ने क्या किया, इन्होंने टीएमपाई फाउंडेशन ने जो डोनेशन फीस होता है ना, जब आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे मेरा स्कूल कॉन्वेंट है, मेरे को उसमें एडमिशन लेना है तो डोनेशन देना पड़ता है। तो उसमें जब डोनेशन देते हैं ना, उसकी फीस इन्होंने बहुत ज्यादा हाइक कर दी थी। कैपिटेटिव फीस बोला जाता है उसको। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो वहां पे बन गया टीएम पाई फाउंडेशन, टीएमए फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये केस बन गया 2002 का। लेकिन उधर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो, डेफिनेटली अंदर आर्टिकल 30 यू हैव द राइट कि तुम खुद से मैनेज करो, लेकिन तुम आर्टिकल 30 को यूज करके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो कैपिटेटिव फी कम करो। कम करवाया उनसे आर्टिकल 30। इन्होंने वहां पे कंटेंट किया कि सर हम तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हम कर सकते हैं। तो कोर्ट ने बोला नो, आर्टिकल 30 कैन नॉट गो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज। हिसाब में रहो, ऐसी बात। ठीक है, स्टेट कैन ऑलवेज रेगुलेट। अगर आपको क्वेश्चन आया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, क्या स्टेट रेगुलेट कर सकता है? तो याद रखना, स्टेट कैन ऑलवेज रेगुलेट। स्टेट हमेशा रेगुलेट कर सकता है अगर कुछ चीज इलीगल हो रही होगी तो यहाँ पे इलीगल हो रहा था। कैपिटेटिव फीस जो है डोनेशन है, थोड़ा वोड़ा भरते हैं लोग, लेकिन तुम ज्यादा मांगोगे तो थोड़ी चलेगा। क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स वंस इफ इट इज क्लियर। ओके, इतना को क्लियर, कितने को क्लियर। वो इसके बाद क्या लिखा है? आर्टिकल 30 कैन नॉट गो अगेंस्ट पब्लिक पब्लिक पॉलिसी। पॉलिसी। ओके। या तक सबको क्लियर? आर्टिकल 30 तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मुझे लक्ष्मीकांत में डाउट है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ क्या? चलेगा, भेज दो ना, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, आई होप यहाँ तक सब क्लियर। मधुरा आप मेरे को भेज दो वो जो भी लक्ष्मीकांत का डाउट है मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक है इनफैक्ट सर। अब भी भेज सकते हो तो भेज दो, क्या है वो डाउट। ओके, आई होप तब तक आगे करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो आई एम रेडी टू टेक। मधुरा, प्रीति, इकरा, पद्मप्रिया, शलाका। ओके, मधुरा कोई डाउट है? नो सर, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने नोट डाउन किया है ना, उसके अलावा नहीं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। चलेगा। सबका क्लियर है तो एक बार जस्ट रेज योर हैंड्स ना, तो आई विल गेट कि हाँ सब क्लियर है यहाँ तक। बहुत बढ़िया। अब आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 क्या है देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन आप लोग का फंडामेंटल राइट का हो गया है, जो मेन होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस इधर से ही बनेंगे आप लोग के। अच्छा, आप लोग को याद होगा जब आर्टिकल 31 एक्चुअली प्रॉपर्टी से डील करता था, इट वाज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या है मालूम है क्या, ये है नहीं, पहले ये था, इसको हमने चेंज कर दिया। ये मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ, आगे आएगा, लेकिन वो डॉक्ट्रिन में आएगा, तो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा इसको। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करके था ये, कि किसी भी पर्सन को उसके इससे नहीं निकाल सकते। ये राइट हमने आर्टिकल 31 से निकाल के एक्चुअली आर्टिकल 300 ए में डाल दिया है। अब ये आर्टिकल 300 ए में है। तो पहले अगर नोटिस कर रहे हो तो ये फंडामेंटल राइट था, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं होके ये लीगल राइट हो गया है, या फिर यू कैन मैक्स टू मैक्स से इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी तरह एक और था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आपको याद होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था वो। उसमें क्या था, प्रॉपर्टी से ही रिलेट था, लेकिन तुमको याद है ये रिपील हो गया था, इट वॉज रिपील्ड। दोनों का फर्क है, ये वाला पूरा रिपील हो गया था, और ये वाला जो है, ये वाला सिर्फ शिफ्ट हुआ है, ये याद रखो। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये रिपील हुआ था, और ये वाला जो है सिर्फ चेंज हुआ है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिपील होना मतलब हटा देना, इसको हटाया नहीं, इसको सिर्फ शिफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे जगह पे, ठीक है। ये याद रहेगा। क्लियर, रेज योर हैंड्स। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ रिपील्ड हो गया है, 300 ए को सिर्फ मूव किया हुआ है, ठीक है। ये एक आपका लीगल राइट है बोल सकते हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बोल सकते हो, ठीक है। अभी एक Sir, बार क्या हुआ, हाँ बोलो। can you repeat it again, please? हाँ, ठीक है। हमारा आर्टिकल 31 जो है ना, वो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था, तो इसको हमने एक्चुअली रिपील नहीं किया। रिपील करना मतलब निकाल के फेंक देना, रिपील नहीं करके हमने इसको सिर्फ शिफ्ट किया। अभी आर्टिकल 300 ए में है, जब 31 में था तो ये एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब 300 ए में है तो एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ भी प्रॉपर्टी से डील करता था, लेकिन इसको रिपील कर दिया, मतलब निकाल दिया, कहीं शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है प्रीति। वॉज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब आर्टिकल 32, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ। देखो एक दिन ना, देयर वॉज वन फैन वाला, पंखे वाला एक था, वो मेरे इधर आया। उसने मेरे को बोला कि भाई साहब, ये पंखे की गारंटी है, ये पंखा जो है ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 5 लाख रुपए हार जाऊंगा, ये चलने वाला है 100 साल, इनफैक्ट 100 ईयर्स की गारंटी है। मैं बोला अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं इसको पैसे देने ही वाला था कि मेरे घर वालों ने मेरे को रोका, बोला रुक, 1 लाख रुपए का पंखा है, तो इस पंखे का पैसा दे रहा है, लेकिन एक बात बता, इस गारंटी का गारंटर कौन है? ये आदमी रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये जब चला जाएगा तो हु विल इम्पोज दिस गारंटी? गारंटर कौन है, इम्पोज दिस गारंटी? कौन करेगा? मम्मी। तो ये है, हु विल इम्पोज दिस गारंटी, गारंटर चाहिए। तो आपने बोल दिया भाई फंडामेंटल राइट्स गारंटी में है, फंडामेंटल राइट्स गारंटी में है, लेकिन इस गारंटी का कोई गारंटर भी तो होना चाहिए, तो इसका गारंटर कौन रहेगा?
इसका गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट इज custodian of the Constitution of India. सुप्रीम कोर्ट इज custodian of Constitution of India. आर्टिकल 32 आपको यही बोलता है कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हुई तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट। इसको आप बोलते हो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आर्टिकल 32 समझ में आया? आर्टिकल 32 में बोला है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट ब्रीच होती है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का। सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेता है, सुप्रीम कोर्ट गारंटर है, और वो इम्पोज करने के लिए रिट इम्पोज करता है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। इज इट क्लियर गाइस? रेज योर हैंड्स। प्रीति, ओके। इकरा, ठीक है। मधुरा, शलका, पद्मप्रिया। शलका, सर वो कस्टोडियल है क्या? स्पेलिंग एक बार कंफर्म करो। कस्टोडियन, CUSTODIAN, कस्टोडियन। ओके। ठीक है, लेट मी शो यू इन बैरक्स। अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होती है तो यू कैन मूव डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रिट के मदद से आपकी फंडामेंटल राइट एनफोर्स कर देगा। रिट्स हम जुडिशरी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसका बर्डन नहीं डाल रहा। मेरा बैरेक्ट विजिबल है? माय बैरेक्ट विजिबल गाइस? Yes, Yes, sir. देखो, आर्टिकल 31 कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ओमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसको 300A में डाल दिया, ये याद रखो। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे। 31 ए वगैरह आ गया। 32, 31, 30C, 32। Remedies for enforcement of rights conferred by this part. The right to move Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of right conferred by this part is guaranteed. लिखा हुआ है साफ कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट ब्रीच हुई तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे कुछ राइट्स है जो हम पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ बता दे रहा हूँ। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, quo warranto certiorari, ये क्या है? रिट्स है जिसकी मदद से आपका सुप्रीम कोर्ट राइट वापस से आपको देगा। ठीक है, इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आर्टिकल 32 क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को गारंटर बना रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर सेड कि इट इज वेरी सोल एंड वेरी हार्ट ऑफ इट, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने बोला? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोला। इनफैक्ट आर्टिकल 32 को आप बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। जैसे आपकी बॉडी के पीछे बैकबोन होती है ना, उसके पीछे कुछ काम क्या नहीं, वैसे ये है। क्या यहाँ तक क्लियर हो आप मेरे साथ? क्या आर्टिकल 32 तक क्लियर है गाइस? ओके, मधुरा क्लियर है। इकरा, पलका, प्रीति, पद्मप्रिया, ओके, वेरी नाइस। अब जस्ट अ मिनट, जस्ट बार यहाँ तक जरा देख लो, फिर वी कैन मूव 33, 34, 35 और खत्म कर सकते हैं इसको। डाउट्स है तो पूछ सकते हो। जस्ट गिव मी 2 मिनट। इनफैक्ट यू गाइस आल्सो कैन टेक अ 3 मिनट्स का ब्रेक, तो वॉक वॉक करके आ जाओ, फिर वी कैन कंटिन्यू। सर मुझे एक पूछना था। पूछो। सर कल का जो CSAT का लेक्चर होगा उसके पहले होगा टेस्ट या कैसे होने वाला है? मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग में ले लेते हैं यार टेस्ट। मैं तुम लोग को पेपर भेज देता हूँ और तुम लोग फटाफट फिर मेरे को लाइव पे सॉल्व कर सकते हो। इट वुड बी मच बेटर। आई वाज होपिंग आई वी कैन डू लाइक दिस, ज्यादा अच्छा होता। व्हाट से करा जाए ऐसे ही? अ, ठीक है, चलेगा, मुझे चलेगा। इट विल बी ये ना, जेमिनाई वाला टेस्ट ना? नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन वाला दूंगा आप लोग को। जेमिनाई वाला तो मैं ऐसे ही डेली बेसिस पे देता हूँ ना। जेमिनाई वाले क्या इतना आसान पेपर दोगे मधुरा? कुछ भी। नहीं नहीं, वो फॉर्मेट पूछ रही थी कि जेमिनाई में आएगा या रिटन फॉर्मेट में।
नहीं, मैं भेजूंगा, यू कैन मार्क इट आउट एंड सेंड मी गाइस। तो इतना इजी पेपर क्या देना है, मैं भी इतना पढ़ाने के बाद अगर मैं थोड़ा टफ पेपर नहीं लूंगा तो मेरे को भी राहत नहीं आएगा ना। राइट। तुम लोग तैयार हो क्या हो, और क्या बोल सकते हैं। पढ़ाई वढ़ाई हाँ। करो अच्छे से। हम्म, सर एक और ठीक चीज था, है। हाँ। टुडे आई रेड इन न्यूज कि यूजीसी ने न्यू रूल निकाला है फॉर द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिस्कशंस का, कि इफ इन केस एनी स्टूडेंट्स वांट टू रेज देयर ग्रीवियंसेस, तो हम्म, इफ उन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी का मतलब ना कंप्लेंट जो है हाँ बेसिकली रजिस्टर होगा। तो हाँ हाँ होगा। ये सही नहीं है ना आइडियली, नहीं, कि एक्चुअली उन्होंने पहले ऐसे। कैसा था मालूम है, वो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी बीच में कि एससी एसटी का कंप्लेन लेंगे, लेकिन अगर फॉल्स कंप्लेन रहेगा तो उसके बाद उन्हीं को पे करना पड़ेगा। लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए चेंजेस करके लाया कि नहीं, हम कास्ट बेस्ड, अगर कोई भी कास्ट बेस्ड कोई क्राइम करेगा तो हम 100% एक्शन लेंगे, वैसा है। बट वो प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम बस बोलोगे और हो जाएगा, वो प्रूव भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन भी होती है। ओके। हाँ, वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक्चुअली रूल्स, कोई जीरो टॉलरेंस की, कोई कास्ट बेस्ड नाटक ना करे करके, बस वो हम्म। चीज है। ठीक है, मैं उस पर दूंगा तुम लोगों को, आई एम मेकिंग सम वीडियोस ऑन इट। ओके। नाउ यू आर गिविंग लाइक इंटरव्यू पैनल फॉर द टेस्ट। बनना पड़ेगा भाई, पैसे लिए हैं तुम लोग से। नहीं बनूंगा तो कैसा चलेगा। तुम लोग ही बाद में गाली दोगे कि सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो थोड़ा सा बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। टेक अ ब्रेक ऑफ व्हाट 8:54 है, विल मीट एट 9, थोड़ा वॉक वॉक कर लो, आ जाओ फिर। अब एक साथ लबासना में मिलते हैं, मिलेंगे मिलेंगे प्रीति, पक्का, डन। तुम लोग देख के सलाम साफ करना। क्या किसी को यहाँ तक का कोई डाउट है? एनी डाउट टिल 32, 33, 34 और 35? नो सर। नो। एक बार फटाक से रिकैप करते हैं, देखते हैं क्या है। आर्टिकल 32 में पावर दिया है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी किसी मतलब क्या करेगा, बेसिकली आर्टिकल 33 है ना, तो आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि वो मेंबर्स ऑफ सर्टेन प्रोफेशन के ऊपर से फंडामेंटल राइट्स को वेव्ड ऑफ कर सकता है, हटा सकता है। क्यों हटाएगा? क्योंकि आप अगर कोई ऐसी ड्यूटी में हो जहाँ पे आपकी फंडामेंटल राइट पूरी तरह से यूज नहीं हो सकती है, तो वो हटाने के लिए, ताकि आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर पाओ। आर्टिकल 34 के अंदर ये बोला हुआ है कि मार्शल लॉ लगा रहेगा किसी एरिया में, तो उस जगह पे अगर कोई ऑफिसर से कुछ चीज हुई है तो पार्लियामेंट उसको इंडेमनीफाई करेगा। 35 में बोला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि 16 क्लॉज 3, 32 क्लॉज 3, 33 और 34 के ऊपर लॉ बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग सब क्लियर हो, कोई डाउट भी नहीं है आप लोगों को, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, अब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि हमको डेवलपमेंट डेवलपमेंट करना था, ये वाली चीज हो गई, रुको बस, लेट मी। ये वाला हो गया, हो गया। एक्सेप्शन समझ में आ गए आप लोगों को, सारी चीजें समझ में आ गई। अब इंडिया को जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो पूरा पुअर करके गए, मतलब बहुत बेकार हालत कर दी थी यार गाइस। ऐसा था कि पैसे ही नहीं है, एक अनोखा देश बन रहा है, अब उस देश की पूरी हालत खराब है। अब उस देश को तुमको डेवलपमेंट करना है, सारी चीजें करनी है, तो ये बहुत चीजें इसमें बैकड्रॉप होगा। पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत चीजें होने वाली है जो तुमको देखने मिलेगी। तो मैं जो तुमको अभी पूरी चीज बताने वाला हूँ, आई होप मेरा स्क्रीन इज विजिबल टू यू। इट इज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। दिस ऑल थिंग इज हैपनिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद जो होने वाला है उससे रिलेटेड अब हम इसमें कुछ चीजें देखेंगे। जैसे कि पहली चीज होगी कि पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या था वो टाइम का।
राजनीति जिसको बोलते हो आप लोग, पहली चीज वो देखोगे आप लोग कि पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या चल रहा था, ये इंटरप्ले है कुछ चीजों का, पॉलिटिकल डायनामिक्स। दूसरा रोल ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी का क्या रोल है उसमें। और एक चीज देखने मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो हम चीज देखने वाले हैं वो तीनों चीजों का प्लॉय होगा उसमें एक्चुअली, कि ये चीजें होने वाली है, तो वो याद रखो आप लोग, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही एक कॉन्फ्लिक्ट है, मैं तुमको बता रहा हूँ। देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है। आई वुड से देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या तुम में से किसी को आर्टिकल 13 याद है? जुडिशियल रिव्यू करके कुछ था, यस प्रीति? या आर्टिकल 13 याद है। बोलो। और क्या करते हैं जुडिशियल उसमें? रिव्यू। ओके, जुडिशियल रिव्यू बेसिकली आर्टिकल 13, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई भी चीज तुमने किया, तुमने कोई भी ऐसा ऑर्डर किया, लेजिस्लेशन बनाया, एक्शन लिया जो फंडामेंटल राइट को अब्रीच कॉन्ट्रावीन करेगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, नल और वॉइड डिक्लेयर करूंगा। यही बोलता है, याद है आप लोगों को? आर्टिकल 13 एक तरफ बोलता है कि मैं बड़ा हूं, इसको बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि तुमने कोई भी ऐसा लॉ बनाया, कोई भी ऐसी चीज बनाई जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, तो वो खत्म होगा। लेकिन एक साइड पे है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 बोलता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ को बदल सकता है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कंटेंशियस इश्यू ये हो जाता है यहाँ पे कौन से बात को सुनने का। यहाँ पे बोल रहा है, आर्टिकल 368 बोल रहा है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, अमेंड एनीथिंग। बेसिकली यहाँ पे मान लो कि ऐसा लिखा है, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, आर्टिकल 368 में। और आर्टिकल थ्री ऑफ जो 13 है वो बोलता है नहीं, सब नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कुछ भी ऐसा ब्रीच करोगे जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कॉन्ट्रावीन करेगा, तो वो तुम नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 बोलता है कि आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर्स, आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर्स पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है आर्टिकल 368 के, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 13 बोलता है फंडामेंटल राइट्स आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, कि कुछ भी बनाना है बना, लेकिन फंडामेंटल राइट को छूनेगा नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है, आर्टिकल 13 बोलता है मैं बड़ा हूँ, 368 बोलता है नहीं मैं बड़ा हूँ, सुनने का किसकी? विच वन इज करेक्ट? ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? कंटेंशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंटेंशन समझ में आ रहा है क्या? एक बार हाथ उठाना अगर कंटेंशन समझ में आया। आर्टिकल 13 बोल रहा है कि पार्लियामेंट सब कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट को छेड़ नहीं सकता। आर्टिकल 368 बोलता है कि नहीं, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। लेट मी शो यू। एक बार, सर ये कॉन्स्टिट्यूशन का बैकड्रॉप देख रहे हो ना? क्या बोल रहे हो शला का? ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आप बता रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का बैकड्रॉप है, राइट? ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों, कि एक साइड बोल रहा है कि नहीं नहीं कर सकता, और दूसरे साइड बोल रहा है कि कर भी सकता है, और दोनों जगह लिखा हुआ है। समझ रहे हो? लेट यस मी सर। शो यू, एक बार मैं दिखाता हूँ तो तुम लोगों को एक आइडिया क्लियर होगा। देखो, डायरेक्ट विजिबल है क्या गाइस? Yes, sir. ठीक है, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो, और कहीं नहीं देखना। सी आर्टिकल 13, एक बार जो हमने किया हुआ है वही है, ये देखो।
आपका आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि आप कुछ करने का फंडामेंटल राइट को नहीं छूनेगा। ये देखो, all laws in force territory of India मोहे चाहो यार किधर गया, the state shall not make any laws, ये वाला पार्ट देखो clause 2, the state shall not make any law which takes away or abridges rights conferred by this part, any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। अच्छा आर्टिकल 13 बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, अगर तुमने कोई ऐसा लॉ बनाया जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट गया तो मैं तो नहीं छोड़ेगा, मैं उसको नल और वाइड कर देगा। और उसी जगह पे जब आप आर्टिकल 368 पे जाओगे तो आप लोग को कुछ और देखने मिलता है। Just a minute, क्या कह रहे हैं आर्टिकल 3, अब आर्टिकल 368 देखो, power of parliament to amend the constitution and procedure thereof, notwithstanding anything in this constitution, parliament may in exercise of this constitution power amend by way of addition, variation, repeal any provision। क्या बोल रहे हैं, एनी प्रोविजन। एक साइड पे आप बोल रहे हो एनी प्रोविजन, और दूसरे साइड पे वो बोलता है कि पार्ट थर्ड नहीं कर सकता। फर्क समझ रहा है दोनों का? एवरीवन रेज हैंड्स एक बार। प्रीति, मधुरा, शलाका, इकरा, पद्मप्रिया। प्रीति क्लियर है? पद्मप्रिया, अब आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 13 बोलता है मैं बड़ा कि तुम सब अमेंड कर सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं छूनेगा। आर्टिकल 368 बोलता है ना ये सब छू सकता हूँ, फंडामेंटल राइट को भी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो है गाइस, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था। अब इस चीज को लेके पूरे पंगे शुरू हो गए थे। ठीक है, नेहरू जी को क्या करना था, अभी तुमको ये देखना है, डेवलपमेंट करना था। ब्रिटिशर्स, ये चीज अभी दिमाग में रखो, ब्रिटिशर्स देश को छोड़ के गए पूरा गरीब हाल में, पुअर कर दिया, पॉवर्टी ला दी। नेहरू जी बोले टेंशन नहीं लेने का, हम लोग क्या करेंगे। सर आपका स्क्रीन नहीं विजिबल है। मेरा स्क्रीन नहीं विजिबल है, जस्ट गिव मी अ मिनट। होप अब विजिबल है। वो कंटेंशन तो समझा ना कि आर्टिकल 13 बड़ा है या 368 बड़ा है, बात वो चल रही है। ब्रिटिशर्स पॉवर्टी करके गए, पूरा डेवलपमेंट अब हमको करना था, तो नेहरू जी से टेंशन नहीं लेने का। इंडिया में हम क्या करेंगे, अपन इंडिया में डेवलपमेंट करेंगे। तो इंडिया में डेवलपमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रोड बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे बेसिकली। लेकिन मैंने नेहरू जी को बोला सर ये सब करने के लिए आपको चाहिए लैंड, और लैंड तो आप लोग के पास है नहीं अभी, क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी लैंड है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितनी भी लैंड है जमींदार के पास थी, लैंडलॉर्ड के पास थी। और लैंडलॉर्ड के पास जब तुम गए कि लैंड हमें दे दो, तो जमींदार बोलता है मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, वो बोलता है रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी राइट बचाने के लिए एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपको मैं बताया कि रिपील हो गया। उसने बोला मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 31। क्या ये मेरा कंटेक्स्ट पकड़ पा रहे हो आप लोग? मेरा कंटेक्स्ट पकड़ पा रहे हो? रेज योर हैंड्स। चला का ओके, मधुरा, इकरा, ओके, प्रीति, ओके। आर्टिकल 31 एक्चुअली में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी करके एक राइट था। ठीक है संदीप, ओके गॉट इट पद्म। अब क्या हुआ, आपको आर्टिकल 31 दिया हुआ था जिसमें बोला था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, की गवर्नमेंट किसी को भी उसके प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकती, उसमें ये लिखा था सिंपल सिंपल। अब ये प्रॉब्लम हो गया, आर्टिकल 31 पहले तो तुम देखो एक फंडामेंटल राइट है। अब पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो गया। नेहरू जी को फिर हुआ कि यार अब क्या करने का, तो नेहरू जी वेंट टू लॉ मिनिस्टर, दैट टाइम इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला टेंशन काय को लेने का, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, ये आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो एक काम करते हैं, लेट्स अमेंड इट, कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर देते हैं।
और इसके लिए अमेंडमेंट किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से 3 आर्टिकल्स डाले गए। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल। पहले तो ये जान लो। जहां तक की स्टोरी ये थी, डेवलपमेंट करने के लिए लैंड चाहिए, लैंडलॉर्ड से लैंड मांगने गए, बोले रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 है राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक फंडामेंटल राइट है, तो हम तो लैंड नहीं देंगे। तो नेहरू जी बोले ठीक है, आप क्या करेंगे? इवेंट टू बी आर अम्बेडकर ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन अपना है ना, अमेंड करो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडमेंट करके ये 3 आर्टिकल डाले, 2 आर्टिकल और एक शेड्यूल। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, और ये कैपिटल है प्लीज याद रखो, और 9 शेड्यूल। ये 3 चीज इंसर्ट की गई है। पहले तो ये अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो कि ये तीनों चीजें इंसर्ट की गई थी। जस्ट गिव मी मिनट। यहाँ तक क्या सबको समझ में आया? एक बार रेज योर हैंड्स अगर यहाँ तक समझ गए हो तो। यहाँ तक समझ गए हो तो रेज योर हैंड्स। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, मधुरा। लास्ट पार्ट में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, जो इंसर्ट किए ना आर्टिकल 31A किस चीज का है? अभी मैंने वो बताया ही नहीं है। मैंने बस अच्छा, बोला कि ओके। 3 ऐड किया है, मैंने कुछ बताया नहीं। मैंने बस बोला कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये चेंजेस हुए, 3 चीज ऐड की, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9 शेड्यूल। बस ये याद रखो अभी। ये यहाँ तक ठीक है। क्लियर हो? यस। ओके, ठीक है, जस्ट गिव मी। ओके, नाउ अब आगे की कहानी। आर्टिकल 31A, 31B, ठीक है। आर्टिकल 31A जो इन्होंने डाला था ना, उसमें सिर्फ एक चीज लिखा था कि अगर, पहले मैं एक एक दिखा रहा हूँ, सिर्फ फोकस करो, और नहीं हुआ तो टेंशन नहीं, मैं वापस कल बता दूंगा। आर्टिकल 31A में लिखा हुआ था साफ साफ कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करने के लिए, कौन सा रिफॉर्म करने के लिए? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, और अगर वो लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है, किसके लिए बनाया है वो लॉ? पार्लियामेंट ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करने के लिए। और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेगा, फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेगा, कौन से वर्ड से? इवन इफ इट अब्रीचेस फंडामेंटल राइट 14, 19 एंड 31, तो भी उसको नल और वॉइड नहीं करोगे। उसमें ये लिखा था, तुमको याद है आर्टिकल 13 बोलता था कि कोई भी फंडामेंटल राइट को छुआ तो नल और वॉइड। आर्टिकल 31 ये लिखता है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए, और वो ब्रीच करेगा 14, 19, 31, तीनों फंडामेंटल राइट है, तो उसको नल और वॉइड नहीं बोलोगे। आर्टिकल 31 ने में ये लिखा था। क्या ये क्लियर है आप लोग को? मधुरा, शलाका, प्रीति, इकरा, पद्म प्रिया, पहले ये बताओ इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके, ठीक है, ओके। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, आर्टिकल 31 में लिखा हुआ है कि कोई भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करने के लिए लॉ बनाया, तो वो ब्रीच कर रहा है 13, 14, 19, 31 को, क्या उसको नल और वॉइड करेगा जुडिशरी? क्या मधुरा? नो सर, इट विल नॉट। नो। ये लिखा था आर्टिकल 31A में, पहली चीज। अब आर्टिकल 31B में क्या लिखा था वो भी देखो। ये सब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। आर्टिकल 31B में लिखा था कि अगर कोई भी लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, एनी लॉ, और उसको उठा के 9 शेड्यूल में डाल दिया, आपको याद है ना कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9 शेड्यूल भी बनाया गया है। मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, और ये 9 शेड्यूल है,
लॉ का नाम है लॉ ए, और वो लॉ को पार्लियामेंट ने उठा के 9 शेड्यूल के अंदर लिख दिया। तो अगर ये मतलब अगर ये लॉ 9 शेड्यूल के अंदर आ गया, ये 9 शेड्यूल है मान लो, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसको 9 शेड्यूल के अंदर लिख दिया तो जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती। कोर्ट कैन नॉट जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, मतलब कोर्ट उसको नल और वॉइड नहीं कर सकती। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? आर्टिकल 31 बी में लिखा हुआ था अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है और उस लॉ को 9 शेड्यूल में डालता है तो जुडिशरी उसको चेक नहीं कर सकती। जब जुडिशरी चेक नहीं कर सकती तो नल और वॉइड भी नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी फंडामेंटल राइट को अब्रीच करे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स वंस। ओके, मधुरा को समझा, इकरा, शलाका, प्रीति, पद्मप्रिया। ओके, मेरे को आप शलाका ये बता सकते हो कि 31 ए में क्या था बेटा? सर उसमें था कि अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए, तो वो 14, 19 और 31 को अगर ब्रीच करता है तो भी उसे नल और वॉइड नहीं मानेंगे। ओके, तो क्या उस पर जुडिशियल रिव्यू लगेगा? नहीं सर, जुडिशियल नहीं। नहीं लगेगा। गुड। आर्टिकल 31 भी क्या बोलता है इकरा? इकरा, आर्टिकल 31 भी बेटा, समवन ट्राई। इकरा, पद्मप्रिया आपको आता है, आप बोलोगे, बोलो। देखते हैं किसको आता है, रेज योर हैंड्स वंस। 31 बी। ओके, मधुरा। The Article 31B says that if any law is made by Parliament and it is written into 9th schedule, then judiciary review उस पे नहीं कर सकते और not even we can consider it as null and void. अब पता है ये सब क्यों करना पड़ा था नेहरू जी को? क्योंकि पार्लियामेंट 9 शेड्यूल में सब वो लैंड छीनने वाले लॉज ला रहा था, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, क्योंकि उनको डेवलपमेंट करना था और कोई लैंडलॉर्ड अपनी जमीन दे नहीं रहा था। तो वो सब लेने के लिए पार्लियामेंट ने ये सब लॉ बनाया और 9 शेड्यूल में यही सब लॉ को डाला गया है ताकि जुडिशरी उसको चेक ना कर पाए और इन लोग क्या कर पाए, बाईपास कर जाए, लैंड एक्वायर करके बाईपास। अगर तुम देख रहे हो 31 ए, 31 बी और 9 शेड्यूल जो है तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू को बाईपास कर रहा है, तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू को इट इज बाईपासिंग। नहीं तो कोई भी फंडामेंटल राइट को कुछ करेगा तो खत्म। 31 ए, 31 बी सब चीज वो करने आ रहा था। तो उसके बाद 13 फिर क्या काम का हुआ, क्वेश्चन वो हुआ व्हाट अबाउट मी, गारंटी का क्या हुआ? आप लोग तो बोल रहे थे कि 13 को गारंटी है, 13 को गारंटी है। अब यही लोग जिनकी जमीन ले ली गई थी 31 ए, 31 बी करके, उन लोग चले गए कोर्ट और ये केस बन गया शंकरी प्रसाद केस। दिस केस केम टू बी नोन एज शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में 1951 का केस है। लोग कोर्ट चले गए थे कि हमारी जमीन ले ली, सर जुडिशियरी रिव्यू हुआ क्या, ये जो लॉ बना रहे हैं ये कैसे सही है? क्योंकि आर्टिकल 13 बोलता है कि आप कोई भी ऐसा लॉ बनाओगे जो अब्रीच, कॉन्ट्रावीन या वॉयलेट करेगा उसको आप नल और वॉइड करोगे। प्लेन रीडिंग करो तो यही बोलता है, ठीक है। और दूसरी तरफ 368 बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो लॉ बना सकता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात आ गई ना। एनी लॉ इट कैन मेक। एक साइड पे तो आप बोल रहे हो कि आर्टिकल 368 बोल रहा है, कोर्ट में इन्होंने यही बोला, पार्लियामेंट ने बोला सर हम तो एनी लॉ बना सकते हैं, और जमींदार ने बोला सर नहीं देखो आप नहीं बना सकते, जुडिशियल रिव्यू का क्या? तो दोनों के बीच में बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्टिकल 368 और 13। अब इसमें क्या होना चाहिए कि कौन जीता? अगर 13 जीता तब तो ये लॉ सब इनवैलिड है, 368 जीता तो पार्लियामेंट सही। शंकरी प्रसाद केस में पार्लियामेंट ने बोला 368 368 इज लीगल एंड वैलिड, पार्लियामेंट जो चाहे कर सकता है। 368 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वाज दिस कि तो अगर 368 बोल दिया कर सकता है तो मेरा क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और इनवैलिड?
Raise your hands. First Constitutional Amendment Act 1951 is valid or invalid? Yeah, Madhura. It is valid, sir. It is valid. Correct. ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप लोग। ये पहला केस था। What was the name of the case? शंकरी प्रसाद केस। एक मिनट। हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो शरा का। जो 31A में लिखा है नाम में कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो वो बस एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं है, राइट? मतलब उसमें ऑलमोस्ट वो सब प्रॉपर्टी वगैरह होगा। नहीं नहीं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए ही बोला ना। अब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बोला है तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ही है। बेसिकली क्या कर रहे थे इन लोग जो नेहरू जी थे, ये लोग बड़े फार्मर्स की जमीन लेते थे और छोटे फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे फार्मर्स के पास जमीन नहीं थी, इस वजह से। ठीक है, ये याद रखना। इज इट क्लियर क्लियर? इसके लिए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। गॉट इट चलेगा? यस सर। ठीक है, मैं तुमको अब ज्यादा केस से बर्डन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमको और केस करना है। शंकरी प्रसाद पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? शालाका, मधुरा, प्रीति? ओके ओके, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? देखो, कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, ठीक है। अब मैं कल डाउट सेशन रख रहा हूँ सुबह, पॉलिटी के लिए। अगर किसी को कोई डाउट है, जैसे पूरे जो अभी तक पढ़े, तो डाउट वाले सब मेरे को कल सुबह आप लोग टेक्स्ट करना। मतलब कल हम लोग एक रखते हैं 2 घंटे 1 घंटे का सुबह के टाइम। पॉलिटी के जो जो डाउट्स हैं उसके लिए मैं रख रहा हूँ कल सुबह 10 बजे से 12 12:30 तक। पहले सुबह डाउट सेशंस लेते हैं। पॉलिटी के जो जो डाउट है कल लेके आओ, ये करते हैं। कल टेस्ट पेपर देता हूँ, वो भी सॉल्व करते हैं। और शाम को तो अपनी क्लास 8 से कल 10 बजे तक होगी, सी सेट। तो कल का ही है। कल मैं 10 AM to 12:30 डाउट्स लूंगा पॉलिटी के। कहाँ तक? फिर आर्टिकल 32, 35, इनफैक्ट 35 तक के सारे डाउट्स लूंगा। तो वो पूछ सकते हो, टेस्ट का मैं दे दूंगा कल। और 8 to 10 सी सेट है, पीएम। ये मॉर्निंग है। क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस?